नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 3 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का आज सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के बारे में है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा ये नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान। मकसद क्या है इस स्कीम को लॉन्च करने का? मकसद ये है हमारे देश में साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना, इसके साथ साथ ये इंश्योर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च को अपना करियर चूज करें। इससे हमारे देश में ना सिर्फ रिसर्च ज़्यादा होगी बल्कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी हमारे देश की ज़्यादा मजबूत होगी। इस स्कीम के देखो दो कंपोनेंट्स हैं, एक अभ्यास, दूसरा सम्मोहन। पहले बात करते हैं मिशन सम्मोहन की। इसी से शुरुआत होती है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम की। मिशन सम्मोहन का मकसद ये है हमारे देश में जो साइंटिफिक इंटरेक्शंस होते हैं, जितने भी साइंटिफिक इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे साइंटिफिक आइडियाज़ पर चर्चा होना, डायलॉग होना, इन सब को एक मंच पर लेके आना। इस मिशन सम्मोहन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक संयोजिका और दूसरा संगोष्ठी। संगोष्ठी का मतलब होता है सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। और संयोजिका में क्या होता है? ये देखो ओपन एंडेड प्रोग्राम है। अभी हमारे देश में गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन होगी एक मंच पर इस संयोजिका प्रोग्राम के अंतर्गत। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की गई है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक मिशन सम्मोहन और दूसरा अभ्यास है। और मिशन सम्मोहन के फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? संयोजिका और संगोष्ठी। अब बात करते हैं अभ्यास की। अभ्यास में क्या होगा? हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। कैसे? वो स्टूडेंट्स जो फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स में इनकी रिसर्च स्किल्स को रिफाइन करके, इनके अंदर बेहतर रिसर्च स्किल्स को इनकलकेट करके, जब देखो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की या फिर पीएचडी स्टूडेंट्स की रिसर्च स्किल्स अच्छी होंगी तो ये आगे जाके रिसर्च में अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकेंगे, बेहतर रिसर्च कर सकेंगे। अभ्यास के भी फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, एक कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब होता है वर्कशॉप, और दूसरा रिसर्च इंटर्नशिप। इसका हिंदी में नाम है वर्तिका। इंटर्नशिप में क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो तो एम्प्लॉयर आपसे थोड़ा बहुत काम करवाता है, आपको फ़ायदा ये होता है सीखने को मिलता है, वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनीज पैसा देती हैं, कुछ नहीं भी देती हैं और कुछ लेती भी हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? इस अथॉरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। मतलब अथॉरिटी में कुछ नए मेंबर्स ऐड किए गए हैं, दो नए मेंबर्स ऐड किए गए हैं। रिकॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब देखो ये नहीं है कि पहले 10 मेंबर्स हुआ करते थे अब 12 मेंबर्स होंगे, नहीं। रिकॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि कुछ मेंबर्स की रिप्लेसमेंट हुई है। एक तो देखो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से एक मेंबर शामिल होगा इस अथॉरिटी में, और इसके अलावा एक मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट भी अब इस अथॉरिटी का हिस्सा होगा। हम इस अथॉरिटी के बारे में बात करें, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट के एक्ट से इस्टेब्लिश हुई है। एक्ट का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कब इस्टेब्लिश की गई थी ये बॉडी? 1992 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मकसद क्या है? हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनको मजबूती प्रदान करना। फंक्शन क्या है इस अथॉरिटी के? देखो ये अथॉरिटी हमारे देश में चिड़ियाघरों को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। अगर किसी स्टेट में नया जू यानी चिड़ियाघर खोलना हो तो इस अथॉरिटी की परमिशन लेना जरूरी है, मान्यता लेना जरूरी है इस अथॉरिटी से। इसके साथ साथ हमारे देश में जो वेरियस
जूस हैं, चिड़ियाघर हैं, वहाँ पर एनिमल्स को कैसे रखा जाएगा, उनका रख रखाव कैसा होगा, इन सब से संबंधित भी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में किसी एनिमल को ट्रांसलोकेट करना हो या फिर हमारे देश से किसी दूसरे देश के चिड़ियाघर में एनिमल को ले जाना हो या फिर दूसरे देश के चिड़ियाघर से हमारे देश में एनिमल को लाना हो, सबसे संबंधित गाइडलाइंस इसी अथॉरिटी के द्वारा जारी की जाती हैं। कंपोजिशन की बात करें, इस अथॉरिटी को चेयर किया जाता है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। इस अथॉरिटी में मेंबर्स होते हैं 10, इसके साथ साथ एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 2 नई बटरफ्लाइज की डिस्कवरी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? लेपिडोप्टेरिस्ट, ये देखो वो लोग होते हैं जो बटरफ्लाइज को स्टडी करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। आप सिंपल साइंटिस्ट कह सकते हो। साइंटिस्ट ने बटरफ्लाइज की 2 नई स्पीसीज को डिस्कवर किया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। नाम इस प्रकार से हैं, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक, और दूसरी बटरफ्लाई का नाम है इल्यूसिव प्रिंस। पहले हम बात करते हैं स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक की। साइंटिफिक नेम आप देख लीजिए, याद आपको रखने की आवश्यकता है नहीं। इसको डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश का जो म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है, उस एरिया में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है विजयनगर, वहां से इस तितली को डिस्कवर किया गया है। हैबिटेट की बात करें, इसको देखो सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था चाइना के हेनान प्रोविंस में। इसके अलावा ये तितली नॉर्थ अमेरिका में भी मिलती है, रॉकी माउंटेन्स में। तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है क्या ये तितली सिर्फ इंडिया में मिलती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसके बाद दूसरी तितली की बात करते हैं जो कि है इल्यूसिव प्रिंस। साइंटिफिक नेम आप देख सकते हो, रोहाना टोंकिनियाना। कहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में जो नामाधापा नेशनल पार्क है, वहाँ पर मियाओ सब डिवीजन में इसको डिस्कवर किया गया। और इंडिया में देखो सिर्फ मेल स्पेसिमेन मिला था इल्यूसिव प्रिंस का। शुरुआत में सोचा गया था एक और तितली जो इंडिया में मिलती है ब्लैक प्रिंस, उसी का ये वेरिएंट है, लेकिन बाद में और ज़्यादा स्टडी की गई तो पता लगा ये ब्लैक प्रिंस से अलग है और इसको अभी तक इंडिया में नहीं रिकॉर्ड किया गया है। इसके हैबिटेट की हम बात करें, इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था नॉर्थ वियतनाम के टोंकिन में। नीचे तो इल्यूसिव प्रिंस और ब्लैक प्रिंस दोनों तितलियों के वंश के बारे में बताया गया है, जो कि है रोहाना जीनस यानी रोहाना वंश से ये दोनों तितलियां संबंध रखती हैं। चलते हैं आगे। वैसे जल्दी से आप नामाधापा नेशनल पार्क के बारे में भी देख लीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगता है उसके पास है ये नामाधापा नेशनल पार्क। खास बात ये है बिग कैट की जो ये 4 स्पीसीज हैं, टाइगर लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, ये चारों यहाँ पर मिलती हैं। और पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ये ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे बिग कैट की ये चारों स्पीसीज मिलती हैं एक ही जगह पर। इसके अलावा होलुक गिबन्स ये ऐप की एकमात्र स्पीसीज हैं जो इंडिया में मिलती हैं, वो भी यहीं पर मिलती हैं नामाधापा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट आर्टिकल रणबीर सिंह कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नेशनल लेवल की कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी सरकार को रिकमेंडेशंस देगी क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित। हमारे देश में जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये क्रिमिनल कोड है। इस कोड में बताए गए हैं जैसे मर्डर करने पर सेक्शन 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है, क्या सज़ा हो सकती है, ये सब बताया गया है आईपीसी की वेरियस सेक्शंस में। कौन चेयरमैन होगा इस कमेटी का? रणबीर सिंह चेयरमैन होंगे इस कमेटी के। ये चेयरपर्सन हैं और वाइस चांसलर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। इस कमेटी में और भी काफ़ी सारे लीडिंग लीगल एकेडमिशियंस होंगे। ये कमेटी ऑनलाइन भी अलग अलग इशू से संबंधित ओपिनियंस को इकट्ठा करेगी, कई सारे एक्सपर्ट से कंसल्ट करेगी और बाद में सरकार को क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित रिकमेंडेशंस देगी। अगर यूपीएससी पूछती है रणबीर सिंह कमेटी किससे संबंधित है, आप बता सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल पीएम स्वनिधि पोर्टल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये देखो उन यूजर्स की मदद करेगा जो पीएम स्वनिधि स्कीम के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं। इस पीएम स्वनिधि स्कीम में क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है जो लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। अब देखो ऐसे लोग जो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं वो इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक आईटी इंटरफेस मिल गया। किसके द्वारा इस पोर्टल को डेवलप किया गया है? सिडबी के द्वारा, जो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में एक पार्टनर है। जैसा हमने डिस्कस किया, इस पोर्टल पर जाकर स्कीम के बेनिफिशरीज लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स, अर्बन लोकल बॉडीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सहायता से। अगले 21 महीनों के लिए ये पोर्टल स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में मदद करेगा। इसके बाद अगला हमारा आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? तमिलनाडु में टूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के द्वारा 2 ट्रेडर्स फादर एंड सन को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कस्टडी में उन पर टॉर्चर किया गया, हालांकि बाद में जुडिशियल कस्टडी भी मिल गई थी और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है और कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये डिमांड की जा रही है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को अब रेटिफाई कर दे। इंडिया देखो इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी तो है, लेकिन अभी तक इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। इस कन्वेंशन के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था 1984 में यूएन के रिव्यू में। एम क्या है? एम है पूरे वर्ल्ड में टॉर्चर को रोकना। टॉर्चर या फिर दूसरी जो अमानवीय ट्रीटमेंट दी जाती है किसी पर्सन को, उसे रोकना। जो भी देखो इस कन्वेंशन को रेटिफाई करता है तो उस देश को कानून्स बनाने होते हैं टॉर्चर या फिर किसी दूसरे प्रकार के अमानवीय ट्रीटमेंट को रोकने के लिए। और जो देश इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं वो देखो किसी पर्सन को उस देश में नहीं भेज सकते या फिर उस जगह पर नहीं भेज सकते जहां पर उस पर्सन के टॉर्चर होने की संभावना है। मान लीजिए पाकिस्तान से कोई भागकर इंडिया में आ गया और यह संभावना है कि इंडिया अगर वापस उस पर्सन को पाकिस्तान में भेजेगा तो उसका टॉर्चर हो सकता है, तो इंडिया ऐसा नहीं करेगा, वो बात अलग है। इंडिया इस कन्वेंशन का अभी फिलहाल सिग्नेटरी नहीं है। कमेटी अगेंस्ट एक टॉर्चर भी है। ये बॉडी ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं जो मॉनिटर करती हैं कि जिन भी देशों ने इस कन्वेंशन को साइन किया है उन देशों में इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है इस कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर के द्वारा, जिसमें ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। इंडिया की पोजीशन की बात करें, हमने ये कन्वेंशन 1997 में साइन की, लेकिन इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जैसे पाकिस्तान, चाइना, जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन तो किया है लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ये बॉडी चिड़ियाघरों को रिकॉग्नाइज करती है, बट किसी चिड़ियाघर को डी रिकॉग्नाइज करने की पावर इस अथॉरिटी के पास नहीं है। ये स्टेटमेंट देखो गलत है। इस अथॉरिटी के पास किसी भी चिड़ियाघर को ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करने की पावर है बल्कि डी रिकॉग्नाइज करने की भी पावर है। दूसरी स्टेटमेंट नामा धापा नेशनल पार्क, ये असम में है, गलत। ये अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरी स्टेटमेंट सही है, मतलब इस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट सही है। होलू गिबन्स ऐप की एक स्पीसीज है और इंडिया में सिर्फ एकमात्र ऐप की स्पीसीज है जो मिलती है, वो इस नेशनल पार्क में मिलती है, नामा धापा नेशनल पार्क में। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के बारे में स्टेटमेंट। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है। इंडिया ने ना सिर्फ इसे साइन किया है, इसे रेटिफाई भी किया है, गलत। इंडिया ने इसे साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है।
उसके बाद रणवीर सिंह कमेटी क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही। एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, क्या ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है? गलत। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।